चलिए समझते हैं इस बार के बजट को। क्या प्लान है इस पूरे साल भर का? एक आम आदमी के जीवन में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक रिकवरी का क्या प्लान है? इस पूरे मुद्दे को डिकोड करते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, इस बार का बजट कुछ नया था। काफी सारे नए रिफॉर्म्स लाए गए और इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। जरूरी इसीलिए है क्योंकि आपको ये पता रहना चाहिए कि आपका पैसा सरकार कब, कहां और किस पर्पस के लिए यूज कर रही है। बजट डिस्कस करने से पहले बजट का स्ट्रक्चर समझते हैं। जब सरकार बजट अनाउंस करती है उसमें 3 फिगर्स रहते हैं। एक होता है प्लान बजट, यानी इस साल क्या प्लान किया गया, इस साल किस चीजों में कितना पैसा लगेगा। दूसरा रिवाइज्ड एस्टिमेट, यानी पिछले साल प्लान बजट से कितना ज्यादा खर्चा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो जब 1 फरवरी को सरकार ने बजट अनाउंस किया तब किसी को कोविड के बारे में नहीं पता था। जैसे ये पैंडेमिक फैला, सरकार को नए एक्सपेंडिचर्स करने पड़े। तो कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ, किस किस क्षेत्र में ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ। और तीसरा होता है कंप्लीटेड बजट, यानी पिछले साल का बजट एनालिसिस। चलिए अब बजट के कुछ पॉइंटर्स समझ लेते हैं। रिवाइज एस्टिमेट की बात करें तो पिछले साल रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ था। टैक्स कलेक्शन में भी 18% की गिरावट हुई थी और इसीलिए इकोनॉमी पे भी फॉल डाउन दिखा था। आईएमएफ के हिसाब से इंडिया को अभी तक एक्सपेक्टेड नॉमिनल ग्रोथ इंडिया का पिछले साल 12% होना चाहिए था, जो कि अभी सिर्फ 2% हुआ है। एक्सपेंडिचर भी 13.4% ज्यादा हुआ है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कोविड की वजह से। डिफेंस सेक्टर में भी 19% का ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है। इसके 2 रीजन है मेनली। पहला, डिफेंस के जो पेमेंट्स होते हैं वो मल्टीपल ईयर्स में होते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट का पिछला जो कमिटेड लायबिलिटीज था उसका पेमेंट की वजह से यहाँ एक्सपेंडिचर बढ़ गया। दूसरा, इंडिया चाइना का एलएसी स्टैंड ऑफ। उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ वेपन्स खरीदे, कुछ ड्रोन्स खरीदे सर्विलेंस के लिए, और इसी सब की वजह से थोड़ा एक्सपेंडिचर और बढ़ गया। अब दोस्तों, इस बार के बजट के कुछ हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं जो एक आम आदमी के जीवन में प्रभाव डालेगा। जैसा कि कई लोग सोच रहे थे कि कोविड की वजह से टैक्स स्लैब्स में कुछ कमी आएगी ताकि टैक्स पेयर्स को थोड़ा रिलीफ मिले, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उल्टा एक और एग्री सेस नाम से एक सेस ऐड किया गया जो कि कई चीजों का प्राइस बढ़ाएगी, जैसे मोबाइल फोन्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पेट्रोल एक्सेट्रा, और कई चीजों का प्राइस घटाएगी जैसे गोल्ड, सिल्वर, जूते एक्सेट्रा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं 75 प्लस एज के, तो आपको खुद से टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। आपका जो पेंशन मिलता है वो टैक्स कट के मिलेगा आपको। गिग वर्कर्स, यानी जो लोग स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर ये सब में काम करते हैं, इस पूरे सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया गया है। अब ऑर्गेनाइजेशन से ये फायदा होगा कि ये लोग भी गवर्नमेंट के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फायदा उठा पाएंगे। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा पोर्शन बजट का अलॉट किया है। इसमें से सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हुआ है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का, और दूसरी जगह अलॉटमेंट हुई है कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बिजनेस सेक्टर की बात करें तो टैक्स हॉलिडे बढ़ाया गया है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। दूसरी जगह स्मॉल बिजनेसेस का डेफिनेशन भी चेंज किया गया है। अब 2 नहीं, जिस भी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से कम होगा उसको स्मॉल बिजनेस माना जाएगा। इससे ज्यादा कंपनीज गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठा पाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं इनोवेटिव रिफॉर्म्स की जो इस बार के बजट में डिस्कस किया गया, और इसी में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर। इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार बैड बैंक्स का कॉन्सेप्ट ऑफिशियली लॉन्च किया। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में 4 साल पहले आ जानी चाहिए थी, कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है। बैड बैंक्स दोस्तों एक कंपनी ही होती है जो बैड एसेट्स खरीदती है और ओपन मार्केट में इसको बेचती है। बैड बैंक्स ऑफ कोर्स टैक्स पेयर्स के पैसे से ही चलता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंडिया में बैड फ्लो ऑफ एसेट्स को कम करने और ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम को हटाने के लिए इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी था। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों फ्लो ऑफ बैड एसेट्स को इंडिया में कम करना सिर्फ बैड बैंक्स के बस की बात नहीं है। इसके लिए 2 और चीजें चाहिए। पहला, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स, जिसपे गवर्नमेंट काम भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आईडीबीआई को प्राइवेटाइज कर रही है, एलआईसी का आईपीओ निकाल रही है। और दूसरा, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक्स, यानी गुड गवर्नेंस और कॉर्पोरेट रूल्स को पीएसयू बैंक्स में लाना।
अब दोस्तों ये प्राइवेटाइजेशन का जो टॉपिक है ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कईयों का मानना है कि ये प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, कईयों का मानना है नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों इंडिया में बैड फ्लो ऑफ एसेट्स को कम करने के लिए प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसबीआई की बात करते हैं तो ये बहुत सारी डूबती हुई कंपनीज में शेयर खरीदती है और इसी के कारण एसबीआई के पास बैड एसेट्स बहुत सारे हो जाते हैं। ये एसेट्स वो रिकवर नहीं कर पाती हैं और इसीलिए गवर्नमेंट कंपनीज लॉस में चली जाती हैं। इससे देश का ही नुकसान होता है, प्लस फिस्कल डेफिसिट भी इससे बढ़ जाता है। और दूसरा अच्छा इन्वेस्टमेंट हाइड्रोजन पावर प्लांट का है। लेकिन कई अच्छी चीजों के साथ इस बार के बजट में एक बुरी चीज भी है। इस बार का बजट डिमांड एंड सप्लाई को नहीं बढ़ाता है और आपको ये पता होगा कि जब तक डिमांड और सप्लाई बढ़ेगा नहीं, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। लेकिन सरकार के हिसाब से वो इस बार मल्टीप्लायर इफेक्ट को किक करवाना चाहती है, यानी इस बार वो फोकस करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जितनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर उतने नए कंपनीज, जितनी नई कंपनीज उतने ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज और उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बुरी चीज नहीं है दोस्तों, लेकिन इससे इमीडिएटली इकोनॉमी रिवाइव नहीं हो पाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। इमीडिएट इकोनॉमिक रिकवरी के लिए सरकार को कुछ और सोचना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी अभी बहुत डाउन है। ये इस पूरे बजट का एक समरी में एनालिसिस था। अगर आपको और डिटेल में इस बजट का एनालिसिस समझना है तो आप विजिट कर सकते हैं www.myselfdev.co.in। इस बार का बजट दोस्तों बहुत ही नॉर्मल था। इससे आपके और मेरे जीवन में कॉमन मैन की जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबको, ताकि सबको पता चल सके इस बार के बजट के बारे में, क्योंकि आपके देश में कब और क्या चल रहा है ये आपको जानना जरूरी है। फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल पॉलिसीज के बारे में अपडेटेड रहने के लिए फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे और सुनिए मेरा पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे। ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैं हर हफ्ते लाते रहूंगा। तब तक के लिए हे देयर एवरीवन, माय नेम इज देव एंड आई एम साइनिंग ऑफ।